अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 वेव्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। इस टॉपिक में हम बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को एयर में किस तरह एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह मूव कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है, और इसकी डेरिवेशन हम इंशाल्लाह ड्राइव करेंगे। ठीक है। नाउ अगर हम अपने स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो बेसिकली जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास इन दो बेसिक पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, जिसको हम कुछ यूँ कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और अगर इस बेस पर हम अपने वेलोसिटी का रिलेशन लिखना चाहें तो ये रिलेशन सिंपली कुछ यूँ हो सकता है, v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो। ठीक है। यहाँ पर E जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और जो रो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम की रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम यहाँ पे अपने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करें जो कि इक्वल है E इज़ इक्वल टू, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज़ इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो बेसिकली हमारे पास फोर्स ओवर एरिया, यानी उसको हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिनोमिनेटर में जो डेल्टा वी अपॉन वी है ये बेसिकली स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी है। ठीक है। अब इस बेसिक फार्मूले की बेस पर, यानी v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो, इसकी बेस पर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और न्यूटन का जो फार्मूला है और उसकी एक्सप्लेनेशन है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, जो न्यूटन की एक्सप्लेनेशन है फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो बड़ी सिंपल सी है। बेसिकली जो साउंड वेव्स हैं वो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें मीडियम के पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पैरेलल वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जैसे कि स्प्रिंग में वेव जनरेट होती हैं। ठीक है। तो जो साउंड वेव है वो कुछ इस तरह मूव करती हैं जिस तरह ये आपके पास यहाँ पर एक एनिमेशन के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। ये जो रेड डॉट्स हैं ये आपको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं मीडियम की पार्टिकल की जो मोशन है उसको। ठीक है। अब देखिए जब ये साउंड वेव्स हैं ये मूव करती हैं तो मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उसके पैरेलल होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। जहां पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इस फिगर के अंदर आप ये देख रहे होंगे। ठीक है। जहां ये पार्टिकल कंप्रेस हो रहे हैं तो उसको हम कंप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। और इस जगह पर जो हमारा प्रेशर होता है वो हाई होता है और जो हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, वो कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास रेयर फ्रैक्शन परफॉर्म होता है। ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास रेयर फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। जब रेयर फ्रैक्शन परफॉर्म होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है और जो पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कंप्रेशन के दौरान प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और रेयर फ्रैक्शन के दौरान आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है। इसलिए प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अच्छा, अब इस बेस पे न्यूटन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जब साउंड वेव मूव करती हैं एयर में, ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। जब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन परफॉर्म होता है तो हम ये देखते हैं कि कंप्रेशन के दौरान वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह रेयर फ्रैक्शन के दौरान अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है वो इन्वर्स है। ठीक है। कि जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो जो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन का रिलेशन है, ठीक है, इस दौरान जो आपका वॉल्यूम और
प्रेशर है उसका रिलेशन इनवर्स है, ठीक है। तो इस वजह से न्यूटन कहता है कि यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बॉयल्स लॉ यूज़ करने के लिए यहाँ पर प्रेशर का टेम्परेचर का जो कांस्टेंट होना है वो भी ज़रूरी है। तो न्यूटन कहता है कि वो भी इस दौरान, यानी टेम्परेचर भी इस दौरान कांस्टेंट रहता है, यानी जितना कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो इस दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इतना ही टेम्परेचर रेयर फ्रैक्शन के दौरान, यानी जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, ठीक है, उनका प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो जितना प्रेशर कंप्रेशन के दौरान इंक्रीज हुआ होता है उतना ही प्रेशर डिक्रीज उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता है उतना ही डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो टेम्परेचर है सिस्टम का, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इन्वर्स रिलेशन में होते हैं कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के दौरान। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन कहता है कि ये जो प्रोसेस है साउंड वेव के मूव करने का, इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये प्रोसेस बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन से न्यूटन कहता है कि यहाँ पर हम अपना जो बॉयल्स लॉ है उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी बेस पर जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे आने वाली स्लाइड में न्यूटन की जो डेरिवेशन है हम उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को ड्राइव करते हैं, ठीक है, और जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल जो बेसिक फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और जैसे कि हम अपनी लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर आए कि ये जो हमारे पास ई है ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन v, ठीक है, यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन v, ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को, जो कि E की वैल्यू है, इसको हम न्यूटन की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक ड्राइव करेंगे, और ड्राइव करके E की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो E की वैल्यू फाइंड करके हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो जो वैल्यू ड्राइव होगी वो न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब हम ज़रा अपने E को फाइंड करते हैं, यानी ड्राइव करते हैं। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन हम अपने सिंपल इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम सिंपली अपने कंप्रेशन या रेफ्रैक्शन की बेस पे इस इक्वेशन को लिखें तो हम कुछ यूज लिख सकते हैं, यानी अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन की बात करूं तो कंप्रेशन के दौरान हमें मालूम है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं यूँ लिख सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू, हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि पी प्लस डेल्टा पी, प्रेशर में इंक्रीमेंट आ रहा है तो वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा, इनटू वी माइनस डेल्टा वी, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी। प्रेशर में अगर डेल्टा पी का इंक्रीमेंट हो रहा है तो जो वॉल्यूम होगा उसमें डेल्टा वी का डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो इस बेसिक पॉइंट से हम अपने ई की वैल्यू को ड्राइव करते हैं, ठीक है, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो पी वी एज इट इज़ आ गया, और ये जो p इंटू डेल्टा पी है इसको हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इस p को मैं इस ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी p इंटू वी माइनस डेल्टा वी, फिर उसके बाद ये प्लस डेल्टा पी, और फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट यानी v माइनस डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस p को और इस डेल्टा पी को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी पी वी इज इक्वल टू, ये पी इस वी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पी वी हो गया, माइनस पी इंटू डेल्टा वी, फिर उसके बाद ये प्लस डेल्टा पी और ये v मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो प्लस डेल्टा p इंटू वी, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा डेल्टा p इंटू डेल्टा v। अच्छा, अब इक्वेशन जो हमारे पास ये फॉर्म हो चुकी है, इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स देखिए जो हमारे पास डेल्टा p इंटू डेल्टा v है, बेसिकली डेल्टा जो है वो स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम दो स्मॉल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इधर डेल्टा p इंटू डेल्टा v में। जब हम दो स्मॉल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनका आंसर होता है वो भी
छोटा हो जाता है, वो भी वैल्यू स्मॉल हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी है ये एक स्मॉल वैल्यू होगी जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी अब वो इस तरह हो जाएगी। देखिए पी वी एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू पी वी माइनस पी इंटू डेल्टा वी एज इट इज़ आ गया प्लस डेल्टा पी इंटू वी। ये जो माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी था इसको हमने स्मॉल वैल्यू होने की वजह से नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अपनी ये जो इक्वेशन हमारे पास अब फॉर्म हुई है इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं। देखिए ये जो हमारे पास पी वी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गए तो इसके बाद ये जो माइनस पी इंटू डेल्टा वी है इसको हम अपने लेफ्ट साइड पर मूव कर देते हैं, तो ये माइनस वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आकर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो और बाकी जो डेल्टा पी और वी है ये एज इट इज लिखा हुआ है, तो इक्वेशन कुछ यूँ फॉर्म हो गई पी इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी वी, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करें मजीद तो हमारे पास सिंपल रिलेशन कुछ यूँ बन जाएगा। देखिए ज़रा ये जो डेल्टा वी है, ये वाला जो डेल्टा वी है जो पी से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं। यहाँ डेल्टा वी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह फॉर्म हो जाएगा। अब क्योंकि ये जो v है ये डेल्टा p से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम डेल्टा v के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो डेल्टा p अपॉन डेल्टा v है ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि ड्राइव करने पे इक्वल आ रहा है p के। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने e की वैल्यू को ड्राइव किया है। ये जो डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v है ये वैल्यू हम अगर अपनी इस इक्वेशन में जो कि e है, e की वैल्यू है, ठीक है, इसमें अगर पुट कर दें तो हमें इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने पर e की वैल्यू मिल जाएगी e इज इक्वल टू p, ठीक है। यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा p के इक्वल आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो वैल्यू थी ई की जो हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड की है वो इक्वल आ चुकी है ई इज इक्वल टू पी, यानी हमें मिल चुका है, ठीक है। इस इक्वेशन इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में जो लास्ट स्लाइड पर मौजूद है उसमें पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ यूँ हमें मिलती है v इज इक्वल टू अंडर रूट पी, ये हमने ई को रिप्लेस किया है, ठीक है। P की वैल्यू हमने यहाँ E की जगह पुट कर दी है, ठीक है। तो अंडर रूट P अपॉन रो, V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये बेसिकली न्यूटन का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड के लिए इन एयर में, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला न्यूटन ने ड्राइव किया तो इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही थी स्पीड ऑफ साउंड की इन एयर में वो थी 281 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि हमारे पास है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखती है, ठीक है। यानी 281 न्यूटन के इस फॉर्मूले से वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकंड और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 332 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में तकरीबन जो एरर आ रहा है वो 16% कम है ये वाली वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूटन के इस फॉर्मूले के अंदर कुछ प्रॉब्लम है और इस रिलेशन में कुछ एरर मौजूद है, ठीक है। तो न्यूटन ने फॉर्मूला ड्राइव तो किया मगर इसके अंदर 16% जो है वो ये वैल्यू लेस है हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आज हमारे 2 सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड। कि पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये है कि जो न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर वो इन ऑप्शंस में से जो यहाँ पर गिवन है किस ऑप्शन पे बेस करता है, ठीक है। यानी क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस पे बेस करता है, आइसोपैरिक प्रोसेस पे बेस करता है, आइसोकोरिक पे बेस करता है या एडियाबैटिक पे बेस करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है यानी न्यूटन के मुताबिक ये जो आपके पास साउंड वेव है, ठीक है, ये प्रोपगेट करती है एज अ ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। Thank you so much, students. Have a good day.